हाय हमारी क्लास चल रही थी पोजीशन के ऊपर। फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ पोजीशन देखी थी। रिमेनिंग पोजीशन अब देखते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहली रिमेनिंग पोजीशंस के अंदर आती है कार्डियक पोजीशन। कार्डियक पोजीशन को ऑर्थोपनिक पोजीशन या फिर ट्राइपॉड पोजीशन भी कहते हैं। बेसिकली जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के पेशेंट्स होते हैं ना, या तो पेशेंट है आपका सीओपीडी का या फिर अस्थमा का, वो रिलीव डिस्निया को करने के लिए हम लोग उनको क्या करते हैं, बेड के ऊपर बैठा देते हैं। बेड के ऊपर बैठा देते हैं इन द सेंस कि सपोर्ट किसका रहता है, लीन फॉरवर्ड होते हैं और सपोर्ट रहता है कार्डियक टेबल का, है ना। बेड के एज पर भी बैठा सकते हैं और बेड के बीच में भी बैठा सकते हैं, है ना। क्या कहते हैं इसको, ऑर्थोपनिक ट्राइपॉड। ठीक है, अगर मैं इसको एलेबरेट करूं क्लिनिकल टर्म्स के अंदर, हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे। सो पेशेंट सिट्स अपराइट often on the edge of bed or in a chair, leaning slightly forward and supporting upper body on a table with pillows। सिंपल सी बात है, वही जो मैंने आपको बताया वो हिंदी में बता रहा हूँ। क्या लिखेंगे, पेशेंट sits upright leaning slightly forward and supporting upper body with cardiac table pillows। ठीक है, पेशेंट को आपने बैठा दिया और लीन होने के लिए उसको आपने क्या दे दी है, आपने उसको एक कार्डियक टेबल दे दी है ना। अगर मैं इसके यूज की बात करूं तो ऑर्थोपनिक पोजीशन का यूज कहाँ होता है, टू रिलीव डिस्निया। ठीक है, जो डिस्निया है वो अगर कार्डियक कॉज की वजह से है तो भी आप ये पोजीशन दे सकते हो, और रेस्पिरेटरी कॉज की वजह से है तो भी आप ये पोजीशन दे सकते हो ना। ठीक है, फैसिलिट ब्रीदिंग इन सीओपीडी, अस्थमा, हार्ट फेलियर। ठीक है, इसका इस्तेमाल फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए भी होता है। फॉर मैक्सिमम लंग एक्सपेंशन, है ना। ठीक है, ये हो गए आपके इसके यूज, है ना। इसकी वजह से बेसिकली जो आपके एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर है वो आपकी थोरेसिक कैविटी पर नहीं पड़ता है ना। जिससे क्या होता है, ब्रीदिंग है वो प्रमोट होती है। ठीक है,
अगर मैं इसके बात करूं रिस्क की, तो रिस्क जैसा कुछ नहीं है, लेकिन इसको यूज नहीं कर सकते हैं ड्राउजी पेशेंट्स के अंदर। ठीक है, ड्राउजी पेशेंट के अंदर आपको कार्डियक पोजीशन, ऑर्थोग्निक पोजीशन या फिर ट्राइपॉड पोजीशन का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन, है ना। लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन का मतलब क्या है कि पेशेंट या तो लेफ्ट साइड में मुंह करके करवट बदल के लेटना, जैसे हम अपने कहते हैं, उस पोजीशन के अंदर है ना। घुटने पेशेंट ने मोड़े हुए हैं, इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, डेक्यूबिटस पोजीशन कह रहे हैं। ठीक है, पेशेंट किसी भी साइड में, लेफ्ट या राइट साइड में, नी को फ्लेक्स करके लेटा हुआ है, इसको साइड लेइंग या फिर लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन भी कहते हैं ना। रिकम्बेंट पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि भैया इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन करने के लिए अगर मैं कहूं, अरे डिफाइन का डिफाइन लिख दिया यार, डेफिनेशन लिखो तुम। डेफिनेशन या फिर एनाटॉमिकल एक्सप्लेनेशन जो है वो उसका कैसे होगा, पेशेंट लाई on their left or right side with knees flexed or extended arms जैसे मरीज को आराम रहे वैसे उसके हाथ वो रख सकता है। ठीक है, ये हो गई आपकी लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन, है ना। लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है, तो देखो थोरेसिक, रीनल या हिप सर्जरी के अंदर इस्तेमाल होती है, लंग्स और प्लूरल इमेजिंग के लिए इस्तेमाल होती है, कैसे, एयर फ्लूइड लेवल चेक करने के लिए, है ना। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में काम आती है, और आपको अगर प्रेशर सोर्स रिलीव करना है, किसी पेशेंट को प्रेशर सोर्स हो गए हैं, तो बेसिकली आप अल्टरनेट पोजीशंस चेंज कर सकते हो, है ना। यूज लिखते हैं हम इसके, यूज में सबसे पहले मैंने आपको बताया थोरेसिक, रीनल और हिप सर्जरीज। ठीक है, थोरेसिक, रीनल और हिप सर्जरी के अंदर इस्तेमाल हो सकती है, लंग और प्लूरल इमेजिंग किससे होगी, एक्सरे और सीटी से। ठीक है, इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन का, है ना। सर्टेन न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस के लिए होती है। ऑफलोड द प्रेशर, है ना, किसके लिए काम आती है, प्रेशर शोर प्रिवेंशन के लिए, प्रिवेंशन। ठीक है,
लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन क्या थी? साइड में पेशेंट करवट लेके लेटा हुआ था, किससे ये काम आ रही थी? थोरेसिक, रीनल और हिप सर्जरी के लिए काम आ रही थी। इसके साथ-साथ लंग्स और प्लूरल इमेजिंग के लिए काम आ रही थी। मैं बात करूँ, कुछ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर यूज़ होती है, इसके साथ-साथ प्रेशर सोर के प्रिवेंशन में काम आती है। कैसे? जब आप अल्टरनेट 1 आवरली, 2 आवरली पोजीशन चेंज करेंगे, तो उससे क्या होगा? प्रेशर सोर्स नहीं होंगे, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं बात करूँ कि इसका अगेन रिस्क क्या हो सकता है? रिस्क वही है, अगर एक पोजीशन में छोड़ दिया तो प्रेशर इंजरीज हो सकती हैं, कोई नर्व कंप्रेस हो सकती है ना। ब्रेकियल प्लेक्सस बेसिकली आर्म जो है वो आपके बॉडी वेट से ब्रेकियल प्लेक्सस जो है वो आपका क्या हो जाता है? कंप्रेस हो जाता है और हाथ सो जाता है। इस तरह की कंडीशन हो सकती है ना। और रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है अगर पेशेंट को आपने प्रॉपरली सपोर्ट नहीं दिया है तो, है ना। रिस्क आपका वही पहला प्रेशर इंजरी, दूसरे नंबर पे आ गया आपका नर्व कंप्रेशन, ठीक है। नर्व कंप्रेशन हो सकता है, इसके साथ साथ रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है ना। प्रॉपरली, ये हो गई आपकी लेटरल पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन क्या होती है? ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन के अंदर जो पर्सन का हेड है, ठीक है, जो किसी बेड का हेड है, उसको 15 टू 30 डिग्री डाउन कर दिया जाता है उसके चेस्ट लेवल से, ठीक है। अब मैं बात करूं कि अगर मैंने पूरा का पूरा, यहां देखिए जो बेड का अलाइनमेंट है वो पूरा के पूरा टिल्ट है, और डिग्री एंगल बनेगा किधर? इधर। ये एंगल कितना बनेगा? ये एंगल बनेगा 15 डिग्री टू 30 डिग्री, सॉरी। ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। हॉरिजॉन्टल के साथ में ऐसे मान लो ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। हॉरिजॉन्टल के साथ में अभी एंगल बन रहा है ये, तो ये एंगल कितना है? 15 डिग्री टू 30 डिग्री, ठीक है। ये क्या कहलाएगी? आपकी ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन कहलाएगी, है ना। ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन के अंदर क्या होता है? बेसिकली सुपाइन पोजीशन का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है ना। इसके अंदर हेड को डाउन किया जाता है। कैसे किया जाता है? अगर कोई पेशेंट हाइपोटेंशन में है, तो हाइपोटेंशन वाले पेशेंट को हमको क्या करना है? ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन दे देनी है, अक्यूट मैनेजमेंट में काम आता है, ठीक है। दूसरा, अगर मुझे सेंट्रल वीनस कैथेटर डालना है, तो वीनस पूलिंग के लिए भी मैं बहुत अच्छा ये पोजीशन दे सकता हूँ, है ना। कुछ रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स के लिए भी ये काम में आता है। अदरवाइज एब्डोमिनल और पेल्विक जो रीजन है उसकी सर्जरीज के अंदर भी सर्जिकल एक्सपोजर को बढ़ाने के लिए ये क्या है? काम में आता है ना। हम लोग ये बहुत आसान सी ट्रिक का यूज करते थे इमरजेंसी सेटिंग्स में। अगर आपके पास में पीसीओएस नहीं है ना। पीसीओएस क्या होता है? पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड, है ना। इसके अंदर क्या होता है कि एक पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड डिवाइस होता है, उसका यूज हम लोग करते हैं हार्ट के चारों चैम्बर्स को देखने के लिए, है ना।
कि बेसिकली जो पेशेंट है वो कार्डियोजेनिक शॉक में है तो नहीं है, या फिर पेशेंट को आपको मतलब फ्लूइड तो नहीं देना है ना? हाइपोवोलेमिया में है, कार्डियोजेनिक शॉक में है ना? तो आप एक ट्रिक ये मैं बताता हूँ कि आप पेशेंट का क्या करोगे, पेशेंट का आपने आपके पास पेशेंट आया हाइपोटेंशन के साथ में, है ना? सिम्प्टोमेटिक पेशेंट है और हाइपोटेंशन है उसको। अब हम लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि पेशेंट कहीं न्यूरोजेनिक शॉक में तो नहीं है। एक बार आपने ये क्लियर कर लिया न्यूरोजेनिक शॉक में तो नहीं है, तो उसके बाद बाकी तीनों शॉक मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, जस्ट पेशेंट को ट्रेनलेनबर्ग पोज़ीशन में प्लेस करूँगा, है ना? और 1 मिनट बाद मैं बीपी लूँगा। अगर बीपी 20 mmHg बढ़ जाता है, ठीक है? सिर्फ पोजीशन देने से अगर बीपी 20 mmHg बढ़ जाता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पेशेंट हाइपोवोलेमिया में है और मैं तुरंत पेशेंट को क्या दूँगा? फ्लूइड बोलस दूँगा, है ना? ये कम रिसोर्सेज में बहुत ही कारगर ट्रिक है ना? हम लोग अक्सर इसका इस्तेमाल करते थे। आपको भी मौका लगे तो ये चीज़ करके देखना। बेसिकली क्या होता है, जो ह्यूमन बॉडी का एक जो ब्लड है, उसका एक लार्जर वॉल्यूम क्या है, वेन्स के अंदर रहता है ना? वेन्स को कैपेसिटेंस वेसल्स भी कहा जाता है। अगर आपके बॉडी के अंदर फ्लूइड अचानक से कम हो जाए तो उसकी रिसोर्सेज की पूर्ति कहाँ से होती है? बेसिकली वेसल जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं वेन्स, और वो क्या है, उस ब्लड की कमी को पूरा करती हैं ना। अब जो लोअर जो एक्सट्रीमिटीज हैं उनके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कह लो या फिर कैसे भी एक लार्ज वॉल्यूम होता है। तो अगर मैं पेशेंट को ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में दूंगा तो ये इक्वल होगा एक 500 ml बोलस के बराबर, है ना? ऐसा होगा कि आपने पेशेंट को क्या है, 500 ml फ्लूइड बोलस दे दिया है एक साथ, ठीक है? तो इस वजह से क्या है, बीपी बढ़ना चाहिए। अब अगर पेशेंट आपका हाइपोवोलेमिक शॉक में है और फ्लूइड का वॉल्यूम अचानक से बढ़ा तो बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है? और अगर नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर बीपी आपके पेशेंट का नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब मुझे प्रेशर्स की तरफ जाना चाहिए, ठीक है? अब देखो, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन का अगर मैं डिस्क्रिप्शन देखूं, पेशेंट लाई इन सुपाइन पोजीशन। पेशेंट को किस में रखना है, सुपाइन पोजीशन में रखना है। हेड ऑफ बेड is 15 degree to 30 degree lower than the fit end, ठीक है? जिधर पेशेंट के पैर है उसकी तरफ से लेकर के क्या होगा, 15 टू 30 डिग्री लोअर होगा। अगर मैं यूज लिखूं इसके, टेम्परेरी मैनेजमेंट ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। ठीक है, दूसरे नंबर पे यूज आता है इसका एब्डोमिनल और पेल्विक सर्जरीज, है ना? एब्डोमिनल और पेल्विक सर्जरीज फॉर बेटर एक्सपोजर ना। थर्ड अगर मैं बात करूं, सेंटर लाइन इंसर्शन। सेंटर लाइन इंसर्शन में कैसे, जब हेड को डाउन करोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो आपकी सबक्लेवियन वेन है उनके अंदर क्या है, बेसिकली उनका कैलिबर बढ़ जाएगा, ठीक है?
यूज इन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके रिस्क की, तो इसके कई रिस्क हैं। रिस्क क्या होंगे? अगर आपने सर को डाउन कर दिया, बेसिकली सर को ब्लड पहुंच रहा है, लेकिन अगर नॉर्मल पेशेंट का डाउन कर दिया तो क्या हो सकता है? आपका इंट्राक्रेनियल और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ सकता है ना। और देखो, और क्या हो सकता है? वल्नरेबल पेशेंट्स जो होते हैं ना, बेसिकली वल्नरेबल पेशेंट्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर रिस्क होता है ना। अगर कोई पेशेंट किसके लिए, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के लिए वल्नरेबल है, तो उसके अंदर क्या होता है? बेसिकली ओबेस पेशेंट जो होते हैं ना, अगर किसी ओबेस पेशेंट को आपने ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन दी, तो उसके जो एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर है वो थोरेसिक कैविटी पर लगेगा और लंग्स का एक्सपेंशन कम हो जाएगा, तो इससे पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है ना। अनकॉन्शियस पेशेंट है या फिर पेशेंट को नोजिया हुआ है, तो वो पेशेंट किसके अंदर एस्पिरेशन हो सकता है इस कंडीशन के अंदर, है ना। और अगर कोई पेशेंट हार्ट फेलियर है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कार्डियोजेनिक हार्ट फेलियर है, तो उसके अंदर क्या हो सकता है? अ, इसकी वजह से बेसिकली फ्लूइड ओवरलोड की वजह से हार्ट फेलियर होता है, और उसको ये और वर्स कर सकता है। किसी पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा है, उस कंडीशन के अंदर भी ये चीज़ क्या हो सकती है? ये स्थिति को गड़बड़ा सकती है ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन, तो इसीलिए हमको इसका यूज कॉशियसली करना चाहिए ना। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल और इंट्राथोरेसिक प्रेशर। ठीक है, इंट्राक्रेनियल और इंट्राथोरेसिक प्रेशर को बढ़ाता है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को बढ़ाता है। ठीक है, तो मतलब ग्लूकोमा वाले पेशेंट के अंदर नहीं देंगे, रेज्ड आईसीपी वाले पेशेंट के अंदर नहीं देंगे, और जो पेशेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का है उस पेशेंट के अंदर नहीं देंगे, है ना। दूसरा क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज। रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है वल्नरेबल पेशेंट्स में। जैसे कि ओबेस और पर्सन विद लंग डिजीज। ठीक है, इसके साथ साथ रिस्क ऑफ एस्पिरेशन हो सकता है। नोजिएटेड पेशेंट्स में। ठीक है, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा और आपका हार्ट फेलियर को और खराब कर सकता है ये। ठीक है, ये हो गई हमारी ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग। रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन क्या होती है? ट्रेंडलनबर्ग का उल्टा, है ना। यहाँ पर हम लोगों ने हेड डाउन किया था ट्रेंडलनबर्ग में, रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग के अंदर क्या करेंगे? फीट एंड डाउन करेंगे, वही 15 से 30 डिग्री। अब
रिवर्स ट्रायंगुलर का क्या काम आता है ना, देखो, अगर अपर एब्डोमेन की सर्जरी करनी है, थोरेसिक कैविटी की सर्जरी करनी है, कुछ लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज करनी है ना, हेड और नेक की कोई सर्जरी करनी है, तो हमें रिवर्स ट्रायंगुलर पोजीशन काम में आती है। इसके साथ साथ अगर किसी पर्सन का इंट्राक्रेनियल या फिर इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो हम रिवर्स ट्रायंगुलर पोजीशन दे सकते हैं ना। अगर किसी पेशेंट को गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, GERD है, तो उस पेशेंट को किस पोजीशन के अंदर सुलाना होता है, उस पेशेंट को हमें रिवर्स ट्रायंगुलर पोजीशन के अंदर सुलाना होता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं ओबेस पेशेंट की, तो ओबेस पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए भी हम लोग कौन सी पोजीशन देते हैं, रिवर्स ट्रायंगुलर पोजीशन देते हैं ना। अगर मैं इसके डिस्क्रिप्शन लिखूं, तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, पेशेंट लाई इन सुपाइन पोजीशन and entire bed tilted 15 degree to 30 degree so that the head is higher than feet। ठीक है, जो बेड का सिरहाना है वो उससे पैरों से आपके से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अब लिखते हैं हम इसके यूज। यूज मैंने आपको अभी बताया। पहला यूज, टू रिड्यूस इंट्रा cranial इंट्रा thoracic इंट्रा ocular प्रेशर। ठीक है, इन प्रेशर्स को कम करने के लिए हमारे कौन सी चीज काम में आएगी, हमारे काम आ सकती है अपनी रिवर्स ट्रायंगुलर पोजीशन, है ना। इसके साथ साथ सर्जरीज इन्वॉल्विंग अपर एब्डोमेन ठीक है, अपर एब्डोमेन की सर्जरी हो गई, थोरेसिक कैविटी, हेड एंड नेक, है ना। तो इन सर्जरीज के अंदर भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आपकी रिवर्स ट्रायंगुलर पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं ना, इन मैनेजमेंट ऑफ GERD। ठीक है, और आपका टू इम्प्रूव रेस्पिरेटरी फंक्शन। फंक्शन इन ओबेस पेशेंट। ठीक है, ओबेस पेशेंट के अंदर किसका रेस्पिरेटरी फंक्शंस इंप्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिवर्स ट्रायंगुलर पोजीशन यूज करनी पड़ेगी, है ना। अगर मैं बात करूं इसके रिस्क की, तो इससे कौन कौन सी चीजें गड़बड़ हो सकती हैं, इससे गड़बड़ हो सकती है आपकी बात करते हैं रिस्क की, है ना, कि आपका जो रिवर्स ट्रायंगुलर पोजीशन है उससे कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं बेसिकली। तो
सबसे पहला हाइपोटेंशन हो सकता है पेशेंट को, है ना, डिजीनेस, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, प्रेशर इंजरीज हो सकती हैं, और प्रोलॉन्ग्ड यूज के लिए क्या है, इंडिकेटेड नहीं है अगर मॉनिटर ना किया जाए तो, है ना। हाइपोटेंशन का रिस्क होता है दूसरा नंबर पे डिजीनेस एंड डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ठीक है। थर्ड आपका प्रेशर इंजरीज हो सकती हैं, और चौथे नंबर पे हमारा कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट मॉनिटरिंग, है ना। मॉनिटरिंग के बिना आप लंबे टाइम तक इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन को मुस्लिम प्रेयर पोजीशन भी कहा जाता है ना। इसके साथ साथ जीनोपेक्टोरल पोजीशन भी कहा जाता है ना। नी चेस्ट पोजीशन ए मुस्लिम एंड जीनो पेक्टोरल पोजीशन भी इसको कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, ये वही पोजीशन है जो आप समझ रहे हैं। पेशेंट अपने घुटनों और अपने हाथों के सपोर्ट से इस पोजीशन के अंदर आता है। अगर मैं अगर मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिखूं तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, पेशेंट रेस्ट ऑन नीज एंड अपर चेस्ट, hip flexed and head turned to one side। ठीक है, ये अगर मैं फ्लैट सरफेस मानूं तो इस फ्लैट सरफेस के ऊपर क्या है, ये आदमी एक नी चेस्ट पोजीशन के अंदर है। इस पोजीशन को आप एक स्पेसिफिक जानवर से एसोसिएटेड भी करते हो, वही पोजीशन है, ठीक है। अब देखो यूज कहाँ करते हैं, बेसिकली आपको जो यूज पता है उसके अलावा जो यूज है वो मैं बता रहा हूं। यूजेस, ठीक है, देखो गायनेकोलॉजिकल और रेक्टल एग्जामिनेशंस के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। कॉर्ड प्रोलैप्स अगर किसी को महिला को हुआ है उस कंडीशन के अंदर ये पोजीशन यूज होती है, ठीक है। इसके अलावा लंबर स्पाइन के कुछ प्रोसीजर्स में ये इस्तेमाल होती है। सर्टेन टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया ब्लॉकिंग एजेंट्स के लिए भी ये इस्तेमाल होती है ना। एनीमा देने के लिए बेसिकली हम लोग इस पोजीशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखना है ना। एनीमा के लिए कौन सी पोजीशन इस्तेमाल होती है, लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन इस्तेमाल होती है, ये इस्तेमाल नहीं होती है ना, ठीक है। देखो गायनेकोलॉजिकल एंड रेक्टल एग्जामिनेशंस,
है ना। दूसरे नंबर पे आपका आता है लेबर और सॉरी, दूसरे नंबर पे आता है कॉर्ड प्रोलैप्स। कॉर्ड प्रोलैप्स मतलब बेबी की डिलीवरी से पहले वेजाइना के थ्रू प्लेसेंटा का बाहर आ जाना, है ना, उसको कॉर्ड प्रोलैप्स कहते हैं। ठीक है। लंबर स्पाइन प्रोसीजर्स। ठीक है। गायनेकोलॉजिकल और रेक्टल एग्जामिनेशंस के साथ साथ सर्जरीज में भी काम आती है ना, ये ध्यान कर लो अपना। ठीक है। तो ये तो हो गए इसके यूज। अगर मैं बात करूं कि भैया इसकी रिस्क क्या है, तो रिस्क क्या हो सकता है, सीवियर हाइपोटेंशन हो सकता है इसकी वजह से, है ना। इसकी वजह से सीवियर हाइपोटेंशन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है ना, डिस्कम्फर्ट स्पेशली ओबेस में। ठीक है। और हमको क्या करना पड़ेगा, रिस्क ऑफ फॉल इफ नॉट सपोर्टेड। ठीक है। अगर प्रॉपरली सपोर्ट नहीं किया तो फॉल का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है। और यूज विद कॉशन इन हीमोडाइनमिकली अनस्टेबल पेशेंट, जो पेशेंट पहले से हाइपोटेंशन में, उन पेशेंट को पोजीशन नहीं देनी है ना। यूज विद कॉशन इन पेशेंट विद हाइपोटेंशन। ठीक है। नेक्स्ट आती है वल्चर्स पोजीशन, है ना। वल्चर्स पोजीशन के अंदर क्या होता है बेसिकली आपका, वल्चर्स पोजीशन देते हैं हम किसी प्रेग्नेंट लेडी को। बेड के एज पर पैर नीचे लटका करके प्रेग्नेंट लेडी क्या है, लेट जाती है। इसको क्या कहते हैं आपका, वल्चर पोजीशन कहते हैं। अब वल्चर पोजीशन कब काम आती है, जब फीटल हेड हाई हो, डिलीवरी में काम आती है ना। और किस चीज के अंदर हमको काम आती है, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन के अंदर हम लोग बेसिकली इसका यूज करते हैं, अगर एंगेजिंग नहीं हो पा रही है उस कंडीशन के अंदर, है ना। इसके साथ साथ कब काम आती है, पेल्विक ब्रिम को वाइडन करने के लिए। ये चीजें आप ओबीजी में डिटेल में पढ़ पाओगे। बेसिकली कब काम कब आती है, वल्चर्स पोजीशन काम आती है प्रेग्नेंट लेडी के अंदर डिलीवरी के टाइम पे। इतना सा याद कर लो, है ना। अगर मैं इसके बारे में लिखूं कि ये क्या है, तो डिस्क्रिप्शन इसका होगा, पेशेंट लाई ऑन दियर बैक, अरे ये बेड का एज है, ठीक है। और इस एज पर ये जो महिला है, ये प्रेग्नेंट लेडी जो है, ये क्या है, अपने पैर फ्रीली लटका करके लेटी हुई है। ठीक है। इस पोजीशन को बोलेंगे वल्चर्स पोजीशन, है ना। एज ऑफ बेड पर लेटी हुई है, बोथ लेग्स हैंग्स फ्रीली, दोनों पैर नीचे लटके हुए हैं, बस। अब यूज होती है, यूज लिख लो, टू एड, टू एड लेबर इन सिफेलो pelvic disproportion।
ठीक है, यानी कि बच्चे के हेड और जो पेल्विक ब्रिम है उसका डायमीटर अगर इधर उधर है तो काम आएगी। और किसके लिए काम में आती है? बेसिकली एड इन एंगेजिंग, ठीक है। एंगेजमेंट का मतलब होता है जब हेड ब्रिम के पास आ जाता है तो उस कंडीशन को स्टेशन जीरो पे आ जाता है, उसको एंगेजिंग कहता है ना। आगे बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, सिर्फ इतना ही देख लो, है ना। रिस्क क्या होता है? इसके कई रिस्क हैं। फॉल, पेशेंट गिर सकता है, पेनफुल हो सकती है, ठीक है। अगर कुछ टाइम तक ये मेंटेन करनी पड़े तो कुछ ज़्यादा पेनफुल हो सकती है ना बेटा। तो ये कंडीशन हो गई है वाल्चर्स पोजीशन। वाल्चर्स पोजीशन के बाद में एक और पोजीशन होती है लिथोटॉमी पोजीशन, है ना। उसके बारे में यहाँ पीपीटी में नहीं है, आप लिख लो, लिथोटॉमी पोजीशन, है ना। लिथोटॉमी पोजीशन क्या होती है? लिथोटॉमी पोजीशन के अंदर महिला इसी तरीके से बेड के एज पर लेटी होगी, लेकिन जो ये पैर इसके नीचे हैं ये नीचे ना होकर के यहीं एंगल्स पर स्ट्रिप से ऊपर की तरफ बंधे हुए होते हैं। अभी गूगल करके देख लेना, अब इसमें इमेज ऐड नहीं कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको करके दिखा देता, है ना। ये दोनों पैर ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं, यहाँ पर पैर नीचे की तरफ है ना, ग्राउंड की तरफ है, लेकिन वहां पर ग्राउंड की तरफ ना होकर के क्या होते हैं, एयर में हैंग होते हैं। लिख लेता हूं मैं इसको, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको लिख देता हूं। पेशेंट लाई ठीक है। इसका क्या है डिस्क्रिप्शन? पेशेंट लाई सुपाइन ऑन दियर बैक एट द एज ऑफ बेड विद लेग्स टाई विद द स्ट्रिप्स ऑन स्टैंड्स, ठीक है। जो साइड में स्टैंड लगे हुए होते हैं उसके अंदर जैसे आईवी स्टैंड होता है, इसी तरीके के स्टैंड होते हैं जिनके ऊपर क्या है, लेग्स होते हैं, वो ऊपर की तरफ हम स्ट्रिप से बांध करके रखते हैं, ठीक है। यूज की बात करूं, एड इन लेबर, ठीक है। अगर मैं अगेन इसके रिस्क की बात करूं तो रिस्क क्या होगा, वही डिस्कम्फर्ट, पेनफुल। अरे बांध के किसी को लटका दोगे तो पेनफुल रहेगा, डिस्कम्फर्ट होगा ना, ठीक है। ये हो गई आपकी लिथोटॉमी पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं, किडनी पोजीशन। किडनी पोजीशन के अंदर क्या होता है? किडनी पोजीशन आपकी क्या है? पेशेंट को लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन में डाला है ना। अब तक जो पोजीशन थी वो मैंने मॉडिफाइड की थी सुपाइन पोजीशन से। अब मैं क्या करूंगा, पेशेंट को लेटरल पोजीशन में डालूंगा और लेटरल पोजीशन में ला करके पेशेंट का जो बेड हेड है वो बीच में से उठा दूंगा ना। देखो, ये आपकी फ्लैट टेबल हो गई और इस फ्लैट टेबल को मैंने क्या कर दिया है, बीच में से ऊपर कर दिया है, ठीक है। टेबल को बीच में से ऊपर कर दिया है, ये क्या है, किडनी पोजीशन। नाम से ही पता लग रहा है अगर किडनी से रिलेटेड मुझे कोई सर्जरी करनी है, बायोप्सी करनी है, तो मैं कौन सी पोजीशन देना प्रेफर करूंगा, किडनी पोजीशन देना प्रेफर करूंगा, है ना। डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, पेशेंट इज प्लेस्ड lateral decubitus position
पेशेंट को लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन के अंदर डाला है विद द साइड टू बी ऑपरेटेड अमर पोस्ट। जिस साइड में ऑपरेशन करना है उस साइड को ऊपर रखेंगे, है ना। ठीक है, ये तो हो गई आपकी किडनी पोजीशन। अगर मैं यूज की बात करूं तो नेफ्रोलॉजी से रिलेटेड सारे यूज हैं इसके अंदर। कैसे? किडनी सर्जरी, ओपन और लैप्रोस्कोपिक। या तो ओपन सर्जरी हो या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो, दोनों ही कंडीशंस के अंदर कौन सी पोजीशन देनी है? किडनी पोजीशन देनी है ना। रीनल स्टोन प्रोसीजर्स, रीनल स्टोन प्रोसीजर्स के अंदर ये पोजीशन देनी होती है। इसके साथ साथ रीनल बायोप्सी, इनके अंदर भी क्या है, हमको ये पोजीशन देनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके रिस्क की, तो इसके अंदर क्या है, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ठीक है, वही पेन और डिस्कम्फर्ट हो सकता है ना। ठीक है, ये हो गई हमारी किडनी पोजीशन। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है हमारी प्रोन जैक नाइफ पोजीशन। प्रोन जैक नाइफ पोजीशन के अंदर क्या होता है, पेशेंट को हमने क्या है, प्रोन पोजीशन में रखा है और अगेन वही जो टेबल है उसको बीच में से उठा दिया है। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, पेशेंट लाई ऑन प्रोन पोजीशन, पेशेंट को किस पोजीशन में लिया, प्रोन पोजीशन में लिया है ना, विद टेबल इज tilted by head and leg side, है ना। सर की तरफ से भी और पैरों की तरफ से भी मैंने टेबल को क्या कर दिया है, टिल्ट कर दिया है, नीचे की तरफ झुका दिया है बेटा। ठीक है, अगर मैं बात करूं यूज रेक्टल, अरे रेक्टल सर्जरी कर सकते हैं इसके अंदर ना, रेक्टल सर्जरीज हो सकती हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका लंबर रीजन की सर्जरीज हो सकती है ना। ठीक है, तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, प्रोन जैक नाइफ पोजीशन किसके अंदर भी दी जाती है, आपके एनेस्थीसिया के अंदर भी दी जाती है ना। एनेस्थीसिया का मतलब सिर्फ बेहोशी नहीं होता, बेसिकली अगर आप किसी भी जगह को डिसेंसिटाइज कर रहे हो कोई भी ब्लॉकिंग एजेंट लगा करके, तो उसके अंदर इसको दिया जाता है, स्पाइनल के अंदर भी ये पोजीशन दी जाती है ना। तो ये कंडीशन हो गई प्रोन जैक नाइफ पोजीशन की। कब नहीं देना चाहिए, हाइपोटेंशन हो गया, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट हो गया, अनकोऑपरेटिव पेशेंट हो गया, पेन और डिस्कम्फर्ट ये कर सकती है ना।
वीनस पूलिंग हो सकती है, किसी का इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ा हुआ है, सॉरी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, वो और बढ़ सकता है इसके अंदर, है ना। तो इन कंडीशंस के अंदर हम इसको नहीं देते हैं ना। अवॉइड इन हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट्स। पेशेंट्स हाइपोटेंशन, रेज्ड आईसीपी, डिस्कम्फर्ट, ठीक है, ये सब हो सकता है। देखो अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आपको इमेज दी जाएगी, इमेज को ध्यान में रखना कि ये कौन सी पोजीशन है ना। तो ये हो गई आपकी प्रोन जैकनाइफ पोजीशन बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रोज पोजीशन, है ना। रोज पोजीशन क्या है? रोज पोजीशन बेसिकली एक सर्जरी के लिए पोजीशन दी जाती है ना। दो तरीके की पोजीशन अब मैं पढ़ाऊंगा आपको। इंट्यूबेशन से रिलेटेड तीन पोजीशंस है ना, जो एनेस्थीसिया के अंदर एडवांस एयरवे मैनेजमेंट में काम आती है। एक रोज पोजीशन होती है, एक स्निफिंग या बार्किंग डॉग पोजीशन होती है, और एक आती है आपकी रैम्पॉर्ड पोजीशन, है ना। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रोज पोजीशन की। रोज पोजीशन के अंदर क्या होता है, एक पेशेंट को हम लोग सुपाइन रखते हैं ना, सीधा लिटा के रखते हैं। उसके जो शोल्डर्स हैं उसके नीचे क्या लगा के रखते हैं? सैंड बैग लगा के रखते हैं, फिर पिलो रखते हैं। ये देखो, ये क्या लगाया हुआ है हमने? एक सैंड बैग लगा हुआ है या फिर पिलो लगाया हुआ है, इससे एलिवेटेड, है ना। दूसरा, ये दो तरीके की हो सकती है। तो बेड के एज पर इसका जो सर है वो एज पर ऐसे लटकता हुआ हो सकता है, या फिर हम सर के नीचे भी एक हेड रिंग लगा सकते हैं ना। ये कंडीशन हमको रोज पोजीशन कहलाती है। रोज पोजीशन के अंदर देखो, तीनों का अंतर मैं आपको समझाऊंगा अभी। ये बहुत कॉम्प्लेक्स सी चीज है। तीनों के अंदर क्या क्या अंतर होगा ये आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा ना। इसको पहले डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि क्या होगा, है ना। पेशेंट लाई सुपाइन with shoulders on sandbag, ठीक है। So the head hangs in full extension beyond table edge। टेबल एज क्यों लिखा है? क्योंकि ऑपरेशन की जो है वो पोजीशन है ना। मतलब जैसे मैंने वल्चर पोजीशन में पैर फ्रीली लटकाए थे, ऐसे मैं कंधे के नीचे तकिया लगा करके हेड को फ्रीली लटका दूंगा। ये रोज पोजीशन हो गई आपकी, ठीक है। एयरवे मैनेजमेंट की टेक्निक नहीं है, सर्जरीज के लिए काम में आती है। ईएनटी की सर्जरीज, जिसमें थ्रॉट से रिलेटेड सर्जरीज के अंदर ये काम आ रही है ना। यूज लिख लेते हैं। टॉन्सिलेक्टोमी में यूज होती है। ठीक है, इसके साथ साथ यूवल्वोफेरिंजियोप्लास्टी होती है ना। ठीक है, इसके लिए काम में आती है। एडिनेक्टोमी के लिए काम में आती है। तो ये तीनों क्या है? सर्जरिकल ईएनटी से रिलेटेड प्रोसीजर है। इन सर्जरीज के अंदर ये आपकी क्या आ रही है? काम में आ रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यूज हो गई है आपकी ईएनटी सर्जरीज के अंदर।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपकी स्निफिंग पोजीशन, है ना। ये उससे अलग कैसे है, इसके अंदर नेक क्या है, हेड रिंग जो है अगर मैंने रखी भी है वो बहुत छोटी रखी, ठीक है। लेकिन जो आपकी स्निफिंग पोजीशन या बार्किंग डॉग पोजीशन होती है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका जो हेड है वो 7 से 10 सेंटीमीटर ऊपर रखा जाता है आपके चेस्ट लेवल के, है ना। देखो, ये नॉर्मली यहां होना चाहिए था, इसका जो लेंथ है ये 7 टू 10, 10 से 7 सेंटीमीटर होता है, सॉरी 7 से 10 सेंटीमीटर होता है, वही होता है ना। इसके अंदर नेक का फ्लेक्शन होता है, नेक आगे की तरफ इस तरीके से ना। देखो, लेट के तो मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता, बैठ के दिखा सकता हूं। ये पोजीशन न्यूट्रल पोजीशन हो गई मेरी, है ना। न्यूट्रल पोजीशन से अगर मैंने रोज पोजीशन में जाना है तो मेरे कंधे आगे की तरफ होंगे और सर पीछे की तरफ होगा, इस तरीके से होगी। ये मेरी कौन सी पोजीशन हो गई है, ये मेरी पोजीशन हो गई है आपकी रोज पोजीशन, ठीक है। लेकिन अगर मुझे स्निफिंग पोजीशन में जाना है तो स्निफिंग पोजीशन इस तरीके से होती है ना, आगे की तरफ नेक होगी, लेकिन जो ये कौन सा एंगल होता है ये, अरे एटलेंटो ऑक्सीपिटल एक्सटेंशन होता है यहाँ पे, ना। तो ये आगे की तरफ होगा इस तरीके से। ये पोजीशन क्या है, ये पोजीशन मेरी स्निफिंग पोजीशन है। स्निफिंग पोजीशन के अंदर, अरे कुत्ता आगे की तरफ भौंकता है ना यूं करके मुंह, वो पोजीशन होती है ना। इसके अंदर मुझे हेड ज्यादा एलिवेट करना पड़ेगा, जबकि जो रोज पोजीशन है वो इस तरीके से होती है, इसमें शोल्डर्स आगे की तरफ होते हैं और हेड पीछे की तरफ इस तरीके से एक्सटेंडेड होता है ना। तो ये चीज का ध्यान रखना, ये दोनों चीजें क्या है, अलग अलग है। एक पोजीशन इंट्यूबेशन के लिए यूज हो रही है, एक पोजीशन सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए यूज हो रही है। आइडियली स्निफिंग पोजीशन और बार्किंग डॉग पोजीशन, है ना। ये बार्किंग डॉग पोजीशन, ये पोजीशन किसके लिए इस्तेमाल होती है, टिपिकली इंट्यूबेशन के लिए इस्तेमाल होती है ना। बेसिकली 3 लाइन होती है ना, फेरेंजियल एक्सिस, लेरेंजियल एक्सिस और आपका ये ट्रैकियल एक्सिस, है ना। इसको, इन सब का एक अलाइनमेंट करना होता है। जब हमको इस चीज के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, हम जब भी एडवांस एयरवे मैनेजमेंट पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना देख लो कि ये तीनों एक्सिस एक लाइन में लाने के लिए मैं क्या दे रहा हूँ, स्निफिंग पोजीशन दे रहा हूँ ना, तभी मुझे विजिबल एयरवे दिखता है, ठीक है। यूज फॉर इंट्यूबेशन, डिस्क्रिप्शन की अगर मैं बात करूं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या लिखना होता है, 35 डिग्री नेक फ्लेक्शन। ये ध्यान रखना कि नेक का फ्लेक्शन होता है बेटा इसके अंदर, है ना। एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली ये जो मेरा ईयर है ना, ये ऑडिटरी एक्सिस मेरे स्टर्नम की तरफ होना चाहिए। ये स्टर्नम के, जब मैं अंदर रखूंगा तो स्टर्नम के लेवल पे नहीं होगा, बीच में होगा। लेकिन अगर मैं इसको आगे की तरफ ऐसे घुमाऊंगा तो इसका लेवल क्या है, एक्सटर्नल लेवल पे होगा। और हल्का सा मैं इसको टिल्ट करूंगा और ये क्या है, इजीली जो मेरा एयरवे है उसको मेंटेन कर लूंगा, ठीक है। उसमें एयर एडवांस एयरवे डाल पाऊंगा। 35 डिग्री नेक फ्लेक्शन विद 7 to 10 cm head raise plus 15 डिग्री atlanto-occipital extension, ठीक है। नेक को फ्लेक्स रखना है आगे की तरफ, और टिल्ट कहां से करना है, ये जहां पर आपका ये जो क्या कहते हैं खोपड़ी लगी होती है ना उसके अंदर, तो यहां से 15 डिग्री का एक्सटेंशन, यहां से एक्सटेंशन होगा और यहां से क्या होगा, फ्लेक्शन होगा, ठीक है। आगे की तरफ फ्लेक्शन रखेंगे, पीछे एक्सटेंशन रखेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना। और सबसे चीज, तो कॉमन चीज जो याद रखने की है वो एक ही चीज याद रखना, मैंने आपको बता दिया है
कि जो आपका ईयर कैनाल है इसको स्टर्नम के साथ अलाइन करना है, यानी कि अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन खींचूं तो मेरी ईयर कैनाल की इमेजिनरी लाइन मेरी स्टर्नम के लेवल पे आनी चाहिए। अगर ये आ गई है मैं इजीली क्या कर पाऊंगा, आपका एयरवे देख पाऊंगा। ठीक है, ठीक है, स्टर्नम के लेवल पर मुझे ये देखना है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, देखो ये हो गई है आपकी स्निफिंग पोजीशन। स्निफिंग के बाद में रैम्पॉड पोजीशन क्या होती है, रैम्पॉड पोजीशन के अंदर बेसिकली मैंने टॉवल्स का एक रैंप बनाया है, बस और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, अभी तक मैं गर्दन के साथ खेल रहा था, अब मुझे लीन फॉरवर्ड होना पड़ेगा आगे की तरफ, ये पोजीशन है ना। तो मैं अगर एक इमेजिनरी लाइन खींचूंगा तो एक तरीके से मैं सेमी फाउलर पोजीशन के अंदर चला गया। सेमी फाउलर पोजीशन के अंदर जा करके और उसके बाद में मैंने कौन सी पोजीशन ली है, स्निफिंग पोजीशन ली है। सेमी फाउलर पोजीशन, अब इसको ऐसे याद करो कि सेमी फाउलर पोजीशन के साथ में अगर कंबाइंडली मैं स्निफिंग पोजीशन ले रहा हूं तो उसको क्या कहते हैं, रैम्पॉड पोजीशन कहते हैं। रैम्पॉड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने टॉवल्स का या फिर पिलोज का एक रैंप बनाया वो प्रॉपर पोजीशन मेंटेन करने के लिए ना। कब यूज होती है, ओबेस पेशेंट के अंदर इंट्यूबेशन के लिए यूज होती है, इतना सा याद रख लेना है ना। इसका अगर मैं डिस्क्रिप्शन लिखूं, टोर्सो, अब तक मैंने टोर्सो को एलिवेट नहीं किया था, जो आपका धड़ है उसको एलिवेट नहीं किया था। शोल्डर्स एंड हेड एलिवेटेड टिल एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, एंड स्टर्नम। स्टर्नम अलाइन स्टर्नम अलाइन होंगे, या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल होंगे ना। विद सपोर्ट ऑफ टॉवल्स एंड पिलोज। ठीक है, पिलोज और टॉवल्स की मदद से मैंने पेशेंट को क्या दिया है, रैम्पोर्ड पोजीशन दिया है आपका, है ना। यूज ड्यूरिंग इंट्यूबेशन ऑफ ओबेस पेशेंट। ठीक है, तो बेटा ये हो गया आपका मोटा मोटी पोजीशंस के बारे में। ठीक है, अगली क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन सेशन रिगार्डिंग द पोजीशंस। ठीक है, तो ये क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।